अस्सलाम वालेकुम। हम आरबीसीज़ के एमसीक्यू करते हैं इधर से। ओके, पहला एमसीक्यू है कि लैब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताई है 30 ईयर ओल्ड फीमेल की, जो कि कंप्लेन कर रही है टैकीकार्डिया की। एज भी उसका 9 है, फेरेटिन लो है, बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हुई हुई है, स्टोर्स कम है, यानी उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। स्टोर्स कम है, बाइंडिंग कैपेसिटी है, प्रॉपर स्टोर्स नहीं है, इस वजह से आयरन कम हो गया। दूसरे क्वेश्चन में चाइल्ड बेयरिंग एज वालों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। थर्ड क्वेश्चन में उसका एच पी 8.5 है, MCV 70 है, यानी ठीक है, और वो भी है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर पहला क्वेश्चन में रिमेटॉइड आर्थराइटिस सवाल ने मेंशन है, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है ये। थैलेसीमिया सिंड्रोम्स में अगर देखें तो इसमें HbF रेज्ड है, जो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर का करेक्टर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बीटा थैलेसीमिया मेजर की जो डायग्नोस्टिक टूल है वो इस मंथ और मेलर एमिनेंसिस उन्होंने बताई हुई और स्लेट स्किन बताई हुई है, जो कि दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं बीटा थैलेसीमिया के। आगे हम आए तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि A2 जो HbA2 है उसका लेवल 5.8% है, पेरिफेरल स्मीयर पर हाइपोक्रोमिक माइक्रोस्टेटिक आरबीसीज हैं और स्टोर्स नॉर्मल हैं, सीरम आयरन लेवल भी नॉर्मल है। हिस्ट्री ऑफ आर्थरेल्जिया दी हुई है, इसमें जो है अगेन थैलेसीमिया का क्वेश्चन है। HbA2 में इंक्रीज़ नहीं होता जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन किसका है, वो उसका थैलेसीमिया मेजर का। थैलेसीमिया मेजर के अंदर हीमोग्लोबिन बार्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन को एक बार देख लें तो हाइड्रोपिक स्टिल बॉर्न मेल इन्फेंट, एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है पैथोमा में। जनरलाइज हाइड्रो बॉडी कैविटी कार्डियोमेगैलेरी सीरियस एफ्यूजन, ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हेपेटस प्लूमेगैली है, फिजिशियन ने बताया कि बच्चा अंडरवेट है, ठीक है, और पुअर एपेटाइट है, तो इसका मतलब है कि इनटेक में मसला है, या सॉरी इनटेक कह रही हूँ कि हाँ इनटेक ही होगा ना। देखो B12 का यानी मसला है, तो इसमें रिलेटिव डेफिशिएंसी है विटामिन B12। पहले है बूनी पेन्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पर HbA आया है, तो इसका मतलब है कि इट्स बीटा थैलेसीमिया। और मार्केट डिमिनिश्ड HbA के सॉरी लेवल्स हैं, HbF आया है जो कि ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है, HbA कम है और HbF ज़्यादा है। ये करेक्टरिस्टिक होता है फॉर बीटा थैलेसीमिया। और इसमें जो HbA2 होता है इट कुड बी नॉर्मल या इंक्रीज। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर चलें तो वहाँ पर कूलीज एनीमिया या बीटा थैलेसीमिया मेजर में पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल होती है। तो उसके अंदर सीन होता है कि हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होता है, हीमोग्लोबिन A2 इंक्रीज़ होता है, वही बात जो भी हमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी रिस्क थैलेसीमिया वाले बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर आयरन ओवरलोड हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन में देखें तो देखो टर्मिनल इलियम स्पेसिमेन लिए गए हैं, क्रॉन डिजीज़ है, तो क्या होगा उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही। अच्छा जी, अब आ जाता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिन लोगों को होता है हम उसमें B12 और फोलेट वगैरह टेस्ट करा के साइमल्टेनियसली टेस्ट कराते हैं और साथ इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल इंजरी टू ब्रेन हो सकती है। उसके बाद फर्दर B12 का क्वेश्चन है, उन्होंने मतलब बताया हुआ है कि फैटिगेबिलिटी है, जॉन्डिस है। क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है। वो पूछ रहे हैं सबसे बेहतरीन टेस्ट क्या होगा, तो बेहतरीन टेस्ट होता है B12 के लेवल और फोलेट के लेवल्स। उसके बाद बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मली लार्ज RBCs होते हैं और मेगालोब्लास्टिक कंडीशन किस वजह से होती है, आई गेस ये कंडीशन इस वजह से होती है क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद 17 क्वेश्चन अगर देखें तो उसके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर है, उसके पास पैलर है, बॉडी एक है, गैस्ट्रिक क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, डायग्नोसिस क्या होगा। अब इसका MCV अगर देखें तो 115 है, तो ये जा रहा है मैक्रोसिटिक वाले रेंज के अंदर, तो विटामिन B12 और फोलेट ऐसे आ जाता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई जो शो कर रहा होता है वो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों के अंदर होता है। उसके बाद आता है शिलिंग टेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, आपने कराया है, गैस्ट्रिक बायोप्सी उस पेशेंट की क्या शो करेगी, उस पेशेंट की गैस्ट्रिक बायोप्सी शो करेगी कि उसके पास एट्रोफी हुई हुई है फंडिक ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइनल फिक्सेशन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही, परनीशियस एनीमिया। ये अगले क्वेश्चन में देखें तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल से आपको समझ आना चाहिए कि इट्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगेन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल का क्वेश्चन आया हुआ है और उसके बाद फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ऑल कॉजेज़ हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ नॉट इट्स कॉज। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, बेसिकली एक्स्ट्रावेस्कुलर जो हिमोलिसिस हो रही होती है ना उसमें कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जॉन्डस होता है, पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन्स होते हैं,
और बाकी जो ये थे ना सिम्टम्स, बाकी जो है हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनीमिया, ये इंट्रावेस्कुलर के होते हैं। हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस का क्वेश्चन है, इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें जॉन्डिस है लास्ट 3 साल से, बच्चे की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, बच्चे के भाई की स्प्लीन पैल्पेबल है उसकी, और उसका जो MCV है वो 75 है, और उसके अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट 35% है, LDH 800 यूनिट्स है। तो इट्स मतलब डायरेक्टली हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस, क्योंकि उसके भाई को भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आए तो इसमें बेसिकली साइटो स्केलेटन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन वगैरह, उनमें मसला होता है। साइटोस्केलेटन कहाँ ख़राब हो रहा है? हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन का मसला हो रहा होता है, और एनकायरिन है साथ, आई गेस। स्प्लीन किस में इन्वॉल्व होती है? नहीं, स्प्लीन मतलब किस तरह इन्वॉल्व होती है हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस में? तो ये वो ऑर्गन होता है जो कि ख़राब हुए हुए RBCs को सिक्वेस्टर कर रहा होता है, इसलिए स्प्लीन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद है कि द मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी, बच्चा आया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, फटीग है, जॉन्डिस है, और उसको MCV अगेन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इट्स मेगालोब्लास्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे लगता है इन्होंने यहाँ जो MCV लिखा हुआ है ना, वो सही नहीं लिखा हुआ। इतना ज़्यादा MCV कैसे होगा, मतलब 100 1 बट एनीवेज, इसमें अगर हम वैसे ही देखें सारा सीन क्या बन रहा है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, फटीग है, जॉन्डिस है, स्प्लीनोमेगाली। जॉन्डिस एंड स्प्लीनोमेगाली आपको बता देगी कि हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस है। फ्रेजिलिटी टेस्ट भी उन्होंने लिखा हुआ, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, मेन चीज़ वो थी। उसके बाद होता है कि बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ स्प्लीनेक्टमी। हमने पहले बात की ना, अगर स्प्लीन क्या काम करिए, ट्रैप करिए ख़राब RBCs को, तो अगर स्प्लीनेक्टमी कर देंगे तो ख़राब RBCs वहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। तो स्प्लीनेक्टमी बेनिफिशियल होती है क्योंकि स्पेरोसाइट्स आर नो लॉन्गर डिटेन्ड बाय स्प्लीन, और स्प्लीनेक्टमी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ स्पेक्ट्रिन और RBC डिफॉर्मेबिलिटी। एज अ रिजल्ट द RBCs स्पेरोसाइटोस आर नॉट किल्ड बाय ऑप्सोनाइजेशन। सिकल सेल एनीमिया को देखें तो इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एस्निमोनिया वगैरह की इन्फेक्शन हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों हो रही है उसके अंदर इसलिए हो रही है क्योंकि स्प्लीनिक फंक्शन फ्रॉम रीकेंड इस्कीमिक इंजरी ख़राब हो चुका है। ये कैसे पता लगा? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पर A2 लेवल्स 7% हीमोग्लोबिन F2 है और 90% हीमोग्लोबिन S है। ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है। सिकलिंग क्यों हो रही होती है? पोलीमराइजेशन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन फॉर ग्लूटामीन, यही है। रेटिकुलोसाइटोसिस अगर देखें तो इसमें एक्यूट ब्लड लॉस जब हो रहा होता है और इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें एक औरत है, मेंस्ट्रुअल फ्लो एक्सेसिव हो रहा है, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पिन पॉइंट हेमरेजेस हैं, और कोई ऑर्गेनोमेगैली वगैरह नहीं है। अच्छा जी, जब पिन पॉइंट हेमरेजेस हैं, कोई ऑर्गेनोमेगैली वगैरह नहीं है, और प्लेटलेट काउंट भी नहीं उसका इंक्रीज़, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी एमरजेंसी परफॉर्म कर दी है, तो फिर उसके प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो गए हैं। सॉरी, पहले उन्होंने कहा हुआ था कि हमने ट्रांसफ्यूजन भी दिया लेकिन तभी प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ नहीं हुआ, उसको मेलिना है, लेकिन जब स्प्लीनेक्टमी की गई है तब प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब है कि प्लेटलेट जो बॉडी में थे वो स्प्लीन खाती जा रही थी, तो यानी देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीबॉडी कोटेड प्लेटलेट्स बाय स्प्लीन। नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखें, इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज़ में पहला MCQ कूम्स टेस्ट बताया हुआ है, मोनोस्पॉट बताया हुआ है, और उन्होंने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC मोस्ट लाइकली अकाउंट फॉर दीज फाइंडिंग्स। सो बेसिकली इट्स कॉम्प्लीमेंट C3b का ये IgM मीडिएटेड वाला इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया का सिनेरियो है, तो C3b इसमें इन्वॉल्व है। इसमें मोनोस्पॉट टेस्ट और इंडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, और पॉजिटिव एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट एट 37 डिग्री सेल्सियस आपको बता देता है कि यही है। ये वार्म एंटीबॉडीज़ होती हैं IgG, और कोल्ड होती हैं IgM। और उसके बाद 65 जो ईयर ओल्ड मैन है डायग्नोस्ड हुआ है उसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। वो पूछना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? उन्होंने कहीं टेम्परेचर की बात की होगी। इसमें वो सीरम बिलिरुबिन बता रहे हैं, एवरीथिंग कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि IgM बाइंडिंग टू द RBCs हो रही है, जिसकी वजह से इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। साइटोमेगेलो वायरस का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है ना, साइटोमेगेलो वायरस का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है, वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें 30 ईयर ओल्ड है,
और टायर्ड है, स्प्लीनोमेगैली है। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूम टेस्ट जो हैं वो 37 पर पॉजिटिव है लेकिन 4 डिग्री पे पॉजिटिव नहीं है। तो उसको क्या है, उसको वार्म वाला एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, आईजी इन्वॉल्व हैं, तो वो होती हैं एसएलई के अंदर, और कोल्ड वाली इन्वॉल्व होती हैं इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन या निमोनिया का इन्फेक्शन, या ये जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किसका इन्फेक्शन था यहाँ पर, यहाँ CMV का इन्फेक्शन। अच्छा, 45-year-old वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है, एक टेरिस है, येलोइश ह्यू है, रिमेंबरिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 3 मिनट्स, नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। सारा सिनेरियो देख के बाद में उन्होंने पूछा हुआ एबनॉर्मल रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेबॉर्ट्री स्टडीज़ ऑफ हीमोस्टेटिक फंक्शन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी रिपोर्टेड। तो उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो सारा सिनेरियो है ना, इसमें उन्होंने हेपेटाइटिस बताया हुआ है कि हेपेटाइटिस है इस पेशेंट को, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि कूम्स टेस्ट, इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का जो कोल्ड एग्लूटिनिन वाला टेस्ट है वो इन द केस ऑफ इन्फेक्शंस भी पॉजिटिव आता है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, एप्स्टीन बार है, HIV है। तो इसमें हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है that could be the cause of this. The patient has hepatitis C with severe hepatocyte damage. Many of the clotting factors that are the in vitro measurement of the extrinsic pathway of coagulations वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मेजर किए जाते हैं, therefore प्रोथ्रोम्बिन टाइम most likely to be reported with an abnormal result. One of the following not present in hypochromic microcytic anemia, जिसके अंदर G6PD deficiency आ जाती है। बाकी लेड है, आयरन है, थैलेसीमिया है, क्रॉनिक डिजीज़ है। बेसिकली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक वाले जो होते हैं वो टेल्स होते हैं ना, निमोनिक टेल्स। अगला क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर एंटी मलेरियल उन्होंने बताया हुआ है कि दिया तो एंटी मलेरियल ड्रग जब आप देते हो तो उसके बाद G6PD डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद G6PD डेफिशिएंसी अगर देखें, बेसिकली प्रेमा क्वीन दी होगी ना मे बी, तो उसमें मसला हो गया होगा। G6PD डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में यहाँ पर उन्होंने हीन्स बॉडी का जिक्र किया हुआ है, देखो कि डार्क इंक्लूएंस नज़र आ रही हैं। और क्या बताया हुआ, हीमोग्लोबिनूरिया है, एंजाइम डेफिशिएंसी है, कौन से वाली, तो G6PD डेफिशिएंसी है। ए प्लास्टिक एनीमिया अगर देखें तो इस सिनेरियो में उन्होंने पूछा हुआ है कि अपीयर्स पेल, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एनीमिया, स्फेरोसाइट्स और हेमाटोक्रिटिस नॉर्मल 35 to 38 रेंज कर रहा था पर अब 28 है। रेडिकुलोसाइट काउंट इज लो, बिलिरुबिन इज 0.9। तो उसके साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ ये हो रहा है कि उसकी एरिथ्रोपोइसिस कम है ड्यू टू पार्वोवायरस इन्फेक्शन। ए प्लास्टिक क्राइसिस के अंदर है पेशेंट, पार्वोवायरस इन्फेक्शन ने इसको ज़्यादा एग्जैसरबेट कर दिया है। और आई गेस इट्स ओके। मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन में अकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो स्प्लीन के इन्लार्जमेंट का प्लास्टिक एनीमिया से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेन्युइनली रिलेटेड टू पैंसाइटोपेनिया इज ए प्लास्टिक एनीमिया, और इसके अंदर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक हो रहा होता है सीन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि 45-year-old बस ड्राइवर है, रिपीटेड एपिस्टेक्सिस है, उसका देखो आपके प्लेटलेट भी कम है और WBC भी कम है, तो उसको क्या है, ये प्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद जनाब यहाँ पर आएँ तो उन्होंने ये बेसिकली विटामिन C डेफिशिएंसी का सिनेरियो है कि जब आपको प्लेटलेट नंबर एंड फंक्शन इस केस में नॉर्मल है और कोई डिटेक्टेबल आपको एबनॉर्मेलिटी नहीं मिल रही इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, तो इसका मतलब है कि कोई और जो ऑक्सिलरी चीज़ जो काम कर रही थी कोएगुलेशन में, उस वजह से मसला है, जैसे कि विटामिन C की मसला हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो है सवाल, उसमें उन्होंने बताया हुआ कि स्नेक बाइट में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। उसके बाद DIC में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स मोर अप्रोप्रिएट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिफेरल स्मीयर। तो इसके अंदर शिस्टोसाइट्स आपको नज़र आते हैं। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन के अंदर आपका फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको फिर आप लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द DIC के अंदर भी करा रहे होते हो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है कि PT APT आपके नॉर्मल है, और लेकिन आपका CBC आपने किया है तो उसमें WBC ज़्यादा है, प्लेटलेट्स कम है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो आपका जा रहा है शक टुवर्ड्स DIC। TTP में देखें तो एपिस्टेक्सिस है और परपरा है,
प्लेटलेट्स उन्होंने बताए हुए हैं, WBCs बताए हुए हैं, भी बताया हुआ है, बोन मैरो एस्पिरेट इंक्रीज नंबर ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स, और कोई एटिपिकल सेल्स नहीं है। तो आपका शक जाता है टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा की तरफ, जो कि रेयर डिजीज़ है जिसमें ऑटोइम्यून प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द प्लेटलेट एंटीजन, जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। फॉलोइंग टेस्ट इज एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ द हीमोलिटिक एनीमिया, तो उसके अंदर कूम टेस्ट आ जाता है जिसे एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को अगर देखें तो उसके अंदर सवाल में उन्होंने बताया हुआ है कि प्लेटलेट कम है लेकिन पीटी हेपेटिटी सही है। ये पहले जो हमने सवाल पढ़ा टीटीपी का, उसमें भी यही हो रहा था, प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है बेसिकली, इस वजह से ये होता है। तो इट इज़ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अदरवाइज उन्होंने बताया हुआ कि पेटीके मौजूद हैं, एकाइमोसिस है। 10-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद परपरा एंड एपिस्टेक्सिस, WBC काउंट बताया हुआ है, प्लेटलेट बताए हुए हैं, बोन मैरो एस्पिरेट इंक्रीज नंबर ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स मौजूद हैं, कोई एटिपिकली एबनॉर्मल सेल नहीं वहाँ पर है। तो इट इज़ अगेन इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इसमें ना जब क्वेश्चन था दैट वाज स्लाइटली कन्फ्यूजिंग कि आईटीपी है या टीटीपी है, तो हम ना इसको थोड़ा सा यहाँ से रिव्यू कर लेते हैं कि आईटीपी, टीटीपी और डीआईसी के अंदर पैथोजेनेसिस का क्या हो रहा होता है। कि डीआईसी के अंदर थ्रोम्बिन एक्सेस में होता है, टीटीपी के अंदर एंडोथेलियल डिफेक्ट होता है, और आईटीपी के अंदर एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज़ होती हैं। और कंडीशन आईटीपी के अंदर कोई इल नहीं होती क्योंकि वो ऑटो इम्यून है ना। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो टीटीपी और डीआईसी के अंदर शिस्टोसाइट्स मौजूद होते हैं, लेकिन आईटीपी इडियोपैथिक वाले के अंदर नॉर्मल होते हैं। पीटी, एपीटीटी, फाइब्रिनोजन, डी डाइमर सब कुछ नॉर्मल होता है इन द केस ऑफ आईटीपी। लेकिन जो टीटीपी होता है उसके अंदर स्लाइटली इंक्रीज पीटी एपीटीटी होता है, और फाइब्रिनोजन ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, और डी डाइमर और डी जो फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन है वो तो डीआईसी का सिग्नेचर फीचर होता है। फाइब्रिनोजन डिक्रीज़ होता है डीआईसी के अंदर, और पीटी एपीटीटी दोनों इंक्रीज़ होते हैं डीआईसी के अंदर। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें ना बेसिकली आपको ये वाली वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, या फिर आपको मतलब किसी भी कोई वैल्यूज़ आपने स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आई डाउट द आंसर जो उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो एनीवेज हम आगे मूव करते हैं। हीमोफील वो आपने एनालाइज कर लेना खुद, अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। हीमोफीलिया में आ जाता है पहला सवाल कि एक बच्चा है और सर्कमसिजन के बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो दैट इज़ हीमोफीलिया। उसके बाद फैक्टर 8, इफ़ ही डज़ नॉट रिसीव ट्रांसफ्यूजन ऑफ रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 कंसंट्रेट, विच आर द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू इंस्यू, हीमार्थ्रोसिस होगा उसको। अ 6-year-old बॉय जिसकी फैक्टर एक्टिविटी इज़ लेस देन 10% इज़ मोस्ट रिस्क, मतलब उससे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रिस्क होगा, इंट्रामस्कुलर हीमाटोमास का। आरबीसी के ख़त्म हो गया, बाकी नेक्स्ट में करते हैं।